ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट चैप्टर 3 का, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो लिहाजा उससे पहले आपको टेस्ट शेड्यूल मिल गया है और इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है अपनी। टेस्ट टाइम पे ही होगा, बस आपने एक काम करना है कि मुझे टेस्ट वाले दिन को कोशिश कीजिएगा, रिमाइंड करा दीजिएगा। वैसे मैं रिमाइंडर लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह याद आ जाएगा मुझे, लेकिन अगर नहीं भी आता इन केस तो आपने मुझे इसको याद करा देना है। अच्छा, मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ, टॉपिक की तरफ। चैप्टर 3, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा बेसिकली अभी थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं कि हम पढ़ क्या आए हैं। हम बेसिकली पढ़ चुके हैं एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल पढ़े। हमने बेसिकली ऑफर देखी, हमने एक्सेप्टेंस देखी, और इसके बाद हमने बाकी मजीद जो एसेंशियल थे उनमें से हमने माइनर वाला रूल देखा, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाला। वो हमने रूल देखा कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। मतलब कि उनमें समझ बूझ होनी चाहिए कि वो अपनी रैशनल जजमेंट जो है वो फॉर्म कर सकें, अपने रैशनल जजमेंट जो है उसका टर्म एंड कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट की उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसके मुताबिक वो उसमें फैसला ले सकें। तो यहाँ तक जो है वो हमारा हो चुका था। आज हम दूसरा आगे एसेंशियल स्टार्ट करते हैं। हमने ये पढ़ा था शुरू के चैप्टर में कि भैया वहां पे एक लीगल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होता है कि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? जब जाहिर सी बात है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो है वो दोनों लीगल हों। तो लिहाजा इसका लीगल होना जरूरी है। विदाउट लीगैलिटी जो है इसकी, ये वाली दो चीजें अगर लीगल नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अच्छा, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कंसीडरेशन क्या होती है। तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी थोड़ी सी बहस कर चुके हैं कि कंसीडरेशन से मुराद क्या, इन रिटर्न जो चीज मिलनी है। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह से हो सकते हैं। या तो वो गुड्स की सेल, परचेज, या कोई भी इस तरह का हो सकता है जिसमें गुड्स इन्वॉल्व है, लेना या देना इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। या सर्विसेज भी, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेना बेचना वगैरह वगैरह। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो तो होता भी गुड्स एंड सर्विसेज का ही है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर इनकार होता है, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि आप अपनी जमीन अगले 1 साल तक किसी को नहीं बेचेंगे, तो अगले 1 साल बाद मैं आपसे ये 12 लाख की खरीद लूंगा। तो ये बेसिकली हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगले शख्स को एक काम ना करने के लिए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अच्छा अब हमें यह भी पता है कि कंसिडरेशन क्या होती है, जो चीज हमें इन रिटर्न मिल रही होती है। तो लिहाजा अगर हम पहले में बात करें पॉजिटिव स्टेटमेंट में, तो मैं जिस तरह कह रहा था कि मैं आपको अपनी गाड़ी 12 लाख की बेचता हूं, अगर आप खरीदना चाहते हो तो बताएं। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हम कोई एक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कोई एक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं गाड़ी दे रहा हूं, वो मुझे पैसे दे रहे हैं। जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा है कि कोई एक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बल्कि ना करने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जिस तरह हम नॉर्मली अगर बात करें तो कोर्ट की तरफ से एक स्टे ऑर्डर होता है। स्टे ऑर्डर आप सबको पता है कि वो कोर्ट की तरफ से होता है। अगर आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी एसेट के ऊपर, कि तुम इसे सेल नहीं करोगे या तुम इसे कहीं ट्रांसफर नहीं करोगे या यूज नहीं करोगे, तो ये एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड तीसरा जो होता है बेटा वो होता है जस्ट प्रॉमिस, कि भाई ये कोई प्रॉमिस हो सकता है कि भाई मैं आज कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि तुम मेरे साथ वादा करो, अगर तुम जो है वो पूरा महीना लगातार पढ़ते रहे तो मैं तुम्हारी फीस जो है तुम्हें रिफंड कर दूंगा। तो ये बेसिकली मैं आपसे एक प्रॉमिस ले रहा हूं, इसको प्रॉमिस कहा जाता है। तो इसके अंदर कोई गुड्स या सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होती। तो लिहाजा बेटा तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो लिहाजा कंसिडरेशन भी तीन तरह की ही होती है। वो किसी काम को करने का हो सकता है, वो किसी काम को ना करने का हो सकता है, या तो वो कोई प्रॉमिस भी हो सकता है। तो लिहाजा कंसिडरेशन होता क्या है? बेसिकली जो इन रिटर्न मिल रहा होता है। जब हम कोई काम करने का किसी को कहते हैं, जब ऑफरर कोई काम करने का किसी को कहता है, या किसी काम से रुक जाने का किसी को कहता है, या कोई
प्रॉमिस करने का कहता है और बदले में जो प्रॉमिस ही होता है या तो वो काम करता है या तो वो काम नहीं करता या वो प्रॉमिस कर लेता है, तो हम कहते हैं जी ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब बेसिकली कंसिडरेशन क्या है? जो प्रॉमिस ही कर रहा है। ठीक हो गया? तो लिहाजा कंसिडरेशन क्या है? इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है जो इन रिटर्न मिल रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कंसिडरेशन किस वक्त होनी चाहिए। देखो मिसाल के तौर पे आप बाजार में चीनी लेने जाते हो। मुझे बताओ बेटा कि वहां पे पहले पैसे देते हो या पहले चीनी लेते हो, बाद में पैसे देते हो? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जी सर? पहले चीनी ले। पहले चीनी लेते हैं, बाद में पैसे देते हैं। तो क्या ये चीज तय हुई थी आपकी उनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे आप? आपने ये कहा था हाँ कि सर। पहले मुझे चीनी दो, मैं पैसे दूंगा। तो लिहाजा ये बात हमें समझ में आती है कि कुछ चीजें मार्केट प्रैक्टिसेस के तौर पे ये चीजें राइज हैं, तो एक मार्केट प्रैक्टिस है उसी हिसाब से होता है। लेकिन अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि बेटा जो हम दिहाड़ी देते हैं किसी मजदूर को, ठीक है, क्या उसको हम दिन शुरू होने से पहले देते हैं या दिन खत्म होने के बाद देते हैं? दिन खत्म होने के। दिन खत्म होने के बाद देते हैं। लेकिन बेटा ये जो हम इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हैं या मोबाइल में हमने इंटरनेट का पैकेज लगवाया, मुझे बताएं इसमें पैसे हमने पहले दिए या बाद में दिए यूज करके? पहले। पहले दिए। अच्छा, बाजुकात ऐसा भी तो होता है कि हम एक हाथ से चीज ले रहे होते हैं, एक हाथ से पैसे दे रहे होते हैं। जी सर। साइमल्टेनियसली भी परफॉर्म हो रहा होता है। तो लिहाजा हमें इससे पता चला कि कंसिडरेशन होती क्या है भाई। कंसिडरेशन कोई एक्ट है, कोई फॉरबिडनेस है, कोई प्रॉमिस है, और ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है एंड फ्यूचर भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि पैसे आपको पहले मिल गए हो, काम आप बाद में कर रहे हो सकता है कि काम और पैसे इकट्ठे हो रहे हो सकता है कि काम पहले हो और पैसे बाद में दिए जाए। ऐसी बात है। जी सर। ओके, तो अब ये तीनों चीजें समझाने की वजह क्या थी? क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी औखी सी है, तो आपको इससे समझने में हेल्प मिलेगी। When at the desire of the promiser, कंसिडरेशन क्या है? जब प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या कोई भी थर्ड पर्सन, प्रोमिसी या कोई भी थर्ड पर्सन, तो प्रोमिसी कंट्रैक्ट परफॉर्म किसने करना है वो कोई भी दे सकता है। हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कंट्रैक्ट किसने परफॉर्म करना है। क्या प्रोमिसी ने खुद करना होता है या उसकी जगह पे कोई और भी कर सकता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो नॉर्मली ये होता है कि आप किसी स्टोर में जाते हैं, तो उस स्टोर का बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, क्या कैश काउंटर के ऊपर मालिक बैठा होता है या मैनेजर बैठा होता है? मैनेजर। मैनेजर बैठा होता है। शाबाश, मालिक नहीं होता। लेकिन जो चीज आपको आप वहां से खरीदते हैं उसको कहते हैं जी मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, वो चीनी जो आपको ला के देता है बेसिकली वो कौन ला के देता है? दुकान का बंदा ला के देता है या मालिक ला के देता है? दुकान का कोई भी बंदा। कोई भी बंदा ला के दे सकता है। मैनेजर होता है, छोटू होते हैं, कोई भी उनको आपको ला के दे सकता है। लेकिन उस चीज का ऑनर तो उसका मालिक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली ऑनर के साथ हो रहा है। आपको चीनी तो ऑनर ने देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो एक और बंदा दे रहा है, थर्ड पार्टी दे रही है। ऐसी बात है। जी सर। लिहाजा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोमिसी ने खुद ही परफॉर्म करने होते हैं, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। तो लिहाजा कंसिडरेशन क्या है? जब प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिसी या कोई भी थर्ड पर्सन कोई काम कर चुका है, डन, पास्ट पास्ट की बात हो रही है, ये पास्ट कंसिडरेशन की पास्ट हो रही है कि या तो कोई काम कर चुका है या कोई काम करने से रुक चुका है। मतलब पास्ट में कंसिडरेशन क्या थी? कोई काम करना, ना करना या प्रॉमिस का होना। ठीक है, तो लिहाजा जब प्रॉमिसर की डिजायर के ऊपर कंसिडरेशन होती क्या है? जो प्रॉमिसी इन रिटर्न दे रहा होता है। तो लिहाजा अगर प्रॉमिसी कोई काम कर चुका है या काम करने से रुक चुका है या काम कर रहा है या काम करने से रुक रहा है अभी प्रेजेंट में, या कोई काम करने का कह चुका है या कोई काम करेगा या कोई काम करने से रुक जाएगा,
तो ये फ्यूचर हो गया। तो लिहाजा तीन चीजें हमने देखी कंसिडरेशन के हवाले से। पहले नंबर पे होती क्या है, जो प्रोमिजर की विश के ऊपर प्रोमिजी उसको प्रोवाइड कर रहा होता है। नंबर टू, ये क्या होता है, ये बेसिकली कोई एक्ट हो सकता है, कोई अब्सटेंस हो सकती है मतलब फॉरबिडनेस हो सकती है, या कोई प्रॉमिस हो सकता है। एंड नंबर थ्री, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है एंड फ्यूचर भी हो सकता है। तो लिहाजा व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर, जब प्रोमिजी या कोई भी ऐसा बंदा जो प्रोमिजी की तरफ से अथोराइज है, वो कोई काम कर चुका था या काम करने से रुक गया था, या कोई काम कर रहा है या काम करने से रुक रहा है, या कोई काम करेगा या काम करने से रुक जाएगा, इस चीज को कहा जाता है कंसीडरेशन। समझ आई बात? जी पढ़े जरा इसको, इसको डिटेल में पढ़ें, इस तीन तीन लाइनों को पढ़ें। हाँ जी, क्लियर है, यही बात है। जी सर। जी सर। तो इससे पता चला कि कंसीडरेशन क्या कुछ हो सकती है, कोई काम हो सकता है, किसी काम से रुकना हो सकता है, या कोई भी प्रॉमिस हो सकता है। अब कुछ एसेंशियल है इसके, कुछ एसेंशियल एक वैलिड कंसीडरेशन के लिए क्या जरूरी है। वो कहता है कि भाई कंसीडरेशन हमेशा डिजायर ऑफ द प्रोमिजर होगी, मतलब प्रोमिजर की डिजायर के बगैर कोई कंसीडरेशन नहीं हो सकती। तो मतलब इसका ये हुआ, बगैर ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, विदाउट ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकती है, नो सर। नहीं हो नो सकती। तो सेम चीज है कि भाई जब ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। तो सेम इस तरह अगर प्रोमिजर की कौन सी डिजायर नहीं है, फिर तो सीधी सी बात है कि ऑफर ही नहीं है। जब उसकी ऑफर ही नहीं है तो फिर उसके बाद में कंसिडरेशन नहीं हो सकती। तो नंबर वन, डिजायर ऑफ द प्रोमिजर हो। नंबर क्या है, कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी और बंदे के साथ है, लेकिन परफॉर्म कोई और कर रहा है, आपको कंसिडरेशन कोई और प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वही बात हो रही है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये जनरल रूल नहीं है। क्यों? इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ प्रोमिजी ने ही परफॉर्म करना होता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं, सॉरी, डिमांड करना होता है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई भी शख्स डिमांड कर सकता है प्रोमिजी के अलावा। उसके अलावा द कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हमने देख लिया कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो सकती है। एंड इस तरह कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग which the promiser is not already bound to do। कंसिडरेशन ऐसी चीज होनी चाहिए जो पहले से वो शख्स बाउंड टू डू ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मैं ये जो लैंड है आपको 20 लाख की सेल करूं, ठीक है, मैं आपको इसको सेल कर दूं आपको 20 लाख रुपए की, ये कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया है। अब मैं आपको कहता हूं कि भाई अगर तुम मेरे से ये जमीन खरीदना चाहते हो तो मैं आपको ये जमीन 20 लाख की सेल कर देता हूं। क्या हुआ, बेसिकली मैं यहां पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, या कोई शख्स या आप मेरे पास आते हो और आके कहते हो, तो हम इसको थोड़ा सा ना मजीद जनरल करते हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इसको लेके आते हैं। हमारे घरों में, फैमिलीज में पंगे चलते रहते हैं, ऐसी बात है, जायदादों वगैरह के जी इश्यूज चलते रहते हैं। तो हमारी किसी जायदाद का केस चल रहा था। हुआ ये कि उसमें दो लोग जो थे वो पार्टीज थे, ए एंड बी। बी के पास कब्जा था, ए जो है उसने केस कर रहा होता अदालत में। अदालत से जनाब जी फैसला आया कि बी जो है ये जमीन ए को सेल कर देगा या वापस कर देगा, ये ए की जमीन है। लेकिन अभी तक ए को पता नहीं है इस चीज का कि कोर्ट का ये फैसला है। कोर्ट बी को कहता है कि भाई तुम मुझे ये जमीन 15 लाख रुपए की सेल कर दो। बी क्या कहेगा इस मौके पे, भाई अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, अदालत ने तो कहा मुफ्त में दे दो, इससे पहले किसे पता चले मैं इससे 15 लाख तो निकलवा लू ना, ऐसी बात है। जी तो यहाँ पे ए क्या है, प्रोमिजर है, बी क्या है, प्रोमिजी है। अब यहाँ पे जो कंसिडरेशन बी की तरफ से ए को मूव हो रही है वो क्या है, लैंड। लेकिन ये लैंड तो ऑलरेडी बी जो है वो बाउंड बाय लॉ है टू ट्रांसफर टू ए विदाउट एनी कंसिडरेशन, ऐसी बात है। जी सर। तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसमें कंसिडरेशन है वो तो वॉलेंट्री है ही नहीं, वो तो बाउंड है, बंदा उसने तो देना ही देना है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी होता तो उसने देना है।
समझ आ गई बात? तो इसका क्या मतलब है? एंड इस तरह Yes, द sir. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, जो कंसिडरेशन है उसकी कोई रियल में वर्थ होनी चाहिए, ऐसे कोई इमेजिनरी चीज ना हो। मिसाल के तौर पे जी तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, तुम मेरा ये घर बना दो मैं तुम्हें दुआएं दूंगा, अल्लाह ताला तेरे मुंडे नू सीए करावे है, तो ये नहीं हो सकता। रियल कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब कंसिडरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अब वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर एक और रूल है कि क्या वो वैल्यू जस्टिफाइड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि भाई जितने की वैल्यू है उतनी ही चीज होनी चाहिए, या उससे कम ज्यादा भी हो सकती है। आपकी 10 लाख की गाड़ी है, आप 12 लाख की बेच रहे हैं किसी को, या आप उसको 2 लाख की भी बेच दें किसी को, तो ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट या नहीं हो सकता, ये हम एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन में पढ़ेंगे। तो लिहाजा एसेंशियल क्लियर हो गए कंसिडरेशन के। जी चलें जी, खुद हो यस गया। सर। उसके बाद अगला टॉपिक है कि क्या विदाउट कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट हो सकता है? जनरल रूल क्या कहता है? नहीं, कोई विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वो वाइड होगा। बगैर कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। कुछ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो एक माइनर वाला टॉपिक एंड एक ये सेकंड वाला टॉपिक जो है विदाउट कंसिडरेशन, जो एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना है। तो लिहाजा बेसिक रूल क्या कहता है? बेसिक रूल कहता है कि भाई हमने देखा कि कंसिडरेशन एसेंशियल है एंड कोई भी एसेंशियल अगर मिस है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट बेशक हो जाए। लेकिन विदाउट कंसिडरेशन हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले प्रपोजल आता है जिसको हम ऑफर कहते हैं, उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस में अगर हम क्या ऐड करते हैं, ये हमारा प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड करते हैं तो वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। तो लिहाजा विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट तो इसके बाद आता है ना, विदाउट कंसिडरेशन तो एग्रीमेंट ही नहीं होगा, वाइड एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात है, ऐसी बात है। तो लिहाजा ये आपने हायरार्की क्लियर रखनी है, तब आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज को आपने एग्रीमेंट कहना है, कौन सी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कहना है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब एक्सेप्शंस क्या हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ऐसे हैं जो विदाउट कंसिडरेशन हो सकते हैं? नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कि आपके वालिद साहब कहते हैं कि जी बस आज अहमद बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप मुझे, बिलाल आपने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया, तो मैं वादा करता हूँ आपको मैं मोटरसाइकिल दिला के दूंगा, वो भी 1 to 5, और आप उसमें मॉडिफाई करा के सिलेंसर निकाल के बां करना वन व्हीलिंग करते हुए है। इसमें बिलाल क्या कुछ वालिद साहब को दे रहा है बदले में? नो सर। सिवाय टेंशन के। हाँ, तो लिहाजा क्या हुआ कि बिलाल साहब को अगर उसके वालिदैन खुशी में आके किसी दिन उनको प्यार आ ही जाता है आपके ऊपर, ये बहुत ही मुश्किल होता है, खासतौर पे उन सी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी 2-3 अटेम्प्ट लग चुकी होती हैं, तो वालिदैन का प्यार भी वैसे ही गायब हो जाता है जिस तरह के हमारे एडमिशन फॉर्म के ऊपर से रिजल्ट का एड्रेस घर वाला गायब हो जाता है और फोन नंबर वाले साहब का गायब हो जाता है, तो लिहाजा ऐसे ही गायब हो जाता होता है। तो इससे क्या हुआ कि भाई आपके वालिदैन किसी दिन आपके ऊपर शफकत फरमा के आपसे वादा कर लेते हैं, तो भैया अब इसके अंदर कंसिडरेशन कोई नहीं है, तो क्या ये वादा प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? तो लॉ कहता है कि है तो सही, लेकिन भाई कच्चा काम नहीं रखना। वालिदैन बड़े इमोशनल होते हैं, नंबर 1 वो किसी भी वक्त खुशी में आके वादा कर लेते हैं एंड उतने ही वो क्या कहते हैं, वो आंखें फेर लेते हैं जल्दी। तो लिहाजा कच्चा काम नहीं करना, आप अगर इस काम को पक्का कर लेते हो तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब ये काम पक्का कैसे होगा? तो वो सबसे पहले कहता है कि भाई इसको राइटिंग में लेके आओ। तो बिलाल अपने अब्बे को की कहेगा, अब्बा मेरी गाल सुन, ठीक है रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है आप घर में अब्बू लगे हुए हो, आपने ये बात की, मुझे आपकी बात पे एतमाद है, लेकिन काइंडली क्या आप इसको मुझे लिख के दे सकते हो? भाग के जनाब जी बिलाल ने स्टैम्प पेपर निकाला जी, इस पे लिख के दो। एंड सेकंड नंबर पे क्या होगा? इट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। और दूसरा एसेंशियल क्या है कि भाई कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन मौजूद हो, मतलब भाई जो पार्टीज हैं वो नियर रिलेशनशिप में हो, इसका मतलब ब्लड रिलेशन में हो। जो आप सोच रहे हो वो टोटली बकवास है, ठीक है?
तो लिहाजा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्या असेंशियल है कि नंबर 1 विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि पहले नंबर पे वो राइटिंग में हो एंड दूसरे नंबर पे आप उसको रजिस्टर भी कराएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर, तब जाके आपके अब्बू बाउंड होंगे। तो क्या हुआ, बिलाल के अब्बू ने कहा पुत्र मैं बहुत खुश हूं, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया, चंद चढ़ा दिया तूने, मैं तुम्हें एक 125 बाइक जो है वो गिफ्ट करूंगा। बिलाल ने भाग के स्टैम्प पेपर निकाला, अब्बा इसके ऊपर लिख के दे। अब्बे ने पहले आंखें निकाली, फिर उसने खैर लिख दिया। अब बिलाल ने अगला कहा कि अब्बा चल इसको रजिस्टर कराते हैं। अब्बे ने उठा लिया लितर और बिलाल आगे और अब्बा पीछे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस तक ये दौड़ लगी। रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच के जनाब जी बिलाल को भी लितर पड़े, साथ में रजिस्ट्रार को भी पड़े। बहरहाल एट द एंड अगर ये रजिस्टर हो जाता है, किसी तरीके से बिलाल इसको रजिस्टर करा लेता है, तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो बिलाल क्लियर है पुत्र, ये कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जी हाँ, यस सर। तो ये क्लियर होना चाहिए। बहरहाल लितर पोला चलता रहता है, उसकी परेशानी नहीं लेनी। ओके, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस के ऊपर हो, मतलब जो बंदा आपको गिफ्ट दे रहा है वो किसी नियर रिलेशनशिप में हो, कि ये मेरे कजन फादर हैं या मेरे दूर के फादर हैं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। जो हमारी दूर की माएँ होती हैं उनके साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो लिहाजा वहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं होता। सिंपल ब्लड रिलेशन की आप बात करें तो वहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस के ऊपर गिफ्ट हो सकता है। दादा दादी, अम्मी अबू, बहन भाई, चाचू मामू, कजन, कजन भी दूर हो जाता है, कजन दूर का रिलेशन, चाचू मामू तक बस ठीक है। पोपो छुपो, पोपो से गिफ्ट तो नहीं आते नॉर्मली, फिर भी चले आ भी गया शुमई किस्मत, तो ये आपका नसीब है। ठीक हो गया बच्चे? तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली एक्सेप्शन क्लियर हो। उसके बाद प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। हुआ ये कि भाई अहमद जो है वो हॉस्टल में रहता था, इसके साथ इसका एक दोस्त भी था। इसका दोस्त था, उसके पास बाइक थी, वो घर चला गया। वो कह के गया अहमद को कि यार तुम मेरे बाइक की मेंटेनेंस करवाते रहना, मतलब हफ्ते बाद जाके इसकी ट्यूनिंग करा लेना या महीने बाद इसकी ट्यूनिंग करा लेना, हर हफ्ते इसको धुलवा देना ताकि ये खराब ना हो। अहमद कहता है कोई मसला नहीं यार, तुम मेरे भाई हो, मैं कर लूंगा ये सारा कुछ, बड़ा बंदा है, परेशान नहीं होना। तो अहमद ने क्या किया, इस बाइक को पीछे से मेंटेन करता रहा। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद इसका दोस्त वापस आया, तब तक अहमद का कोई इसके ऊपर 50-1 हजार का खर्चा हो चुका था। अब जाहिर सी बात है कि अहमद ने जब गाड़ी की रखवाली की थी या उसका ख्याल किया था, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था इनके दरमियान में या अहमद वॉलंटरी कर रहा था? क्या अहमद ये सोच के कर रहा था कि उससे पैसे लेगा, या वॉलंटरी कर रहा था कि चलो यार दोस्त बंदा है? अहमद छोड़ने तो नहीं। बेटा वॉलंटरी कर रहे थे, कोई आपने इस तरह की उम्मीद नहीं रखी। चलो अब आपका दोस्त आया, गपशप हो रही है, आपके दोस्त को पता चला कि आपका 50,000 खर्चा हो गया, तो वो कहता है कि अच्छा अहमद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 50,000 रुपीज दे दूंगा। तो अब ये 50,000 जो मिल रहा है, इसके बदले में अहमद कुछ इसे दे रहा है अभी? नो सर। नहीं। क्या अहमद ने जो पहले काम किया, रखवाली की थी, क्या वो इस 50,000 को लेने की गर्ज से की थी या वॉलंटरी थी? नो सर, वैसे वॉलंटरी थी। या क्या फ्यूचर में अहमद कोई इस 50,000 के बदले में इसको कोई काम करके देगा, अपने दोस्त को करेगा? 50,000 के बदले में नहीं करेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अहमद का दोस्त अहमद से प्रॉमिस तो कर रहा है, लेकिन बदले में कंसिडरेशन तो कोई नहीं है। ऐसी बात है। अब ये 50,000 जो उसका दोस्त दे रहा है, ये पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट करने के लिए उसको दिया जा रहा है। तो लिहाजा एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वाइड इफ इट इज a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser। ठीक है कि भाई अगर किसी पास वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट करने के लिए कोई प्रॉमिस होता है, तो उसके अंदर कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। क्लियर है? जी उसके बाद बेटा टाइम बार डेट। टाइम बार डेट क्या होता है बेटा? देखो जो कर्जा हम नॉर्मली किसी को देते हैं, इसका एक टाइम होता है कि उसके अंदर हमने उसे डिमांड करना होता है। आपने किसी दोस्त को कर्जा दिया और भूल गए,
5-7 साल गुजर गए, 5-7 साल बाद जाके उसे कहते हो कि यार मैं तो कर्जा दिया था वापस कर, वो कहेगा नहीं भाई अब मैं नहीं दूंगा। वजह वो टाइम बार्ड हो गया, इतना पुराना हो गया, 5-6 साल गुजर चुके हैं, आपने कभी डिमांड ही नहीं किया, आप अदालत में नहीं गए। अब आप अदालत में जाते तो अदालत कहेगी कि भाई तुम अब तक भांग पी के सोए हुए थे क्या, कि अब तुम्हें याद आ रहा है, तो लिहाजा अब रिकवरी नहीं हो सकती, जाओ। तो अब ये कर्जा टाइम बार्ड हो गया, मतलब एक ऐसा कर्जा जिसको रिकवर करने का टाइम गुजर जाए। ठीक है, तो अब ये टाइम कितना होता है बेटा, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, हर फैक्ट के ऊपर में कोर्ट जो है वो खुद डिसाइड करती है। अच्छा, अब कोई डेट जो था वो टाइम बार्ड हो गया, मतलब आपने दोस्त को कर्जा दिया, आपका दोस्त गायब हो गया, आपने भी 4-5 साल खामोशी रखी, कर्जा टाइम बार्ड हो गया। आपने दोस्त से मांगा, दोस्त कहता है वजह आप कुछ भी नहीं कर सकते, टाइम बार्ड है। खैर 1-1.5 साल गुजरा, आपके दोस्त को थोड़ी सी शर्म गैरत आ गई, जो कि थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से घूमती फिरती थोड़ी सी आ गई, और वो आपके पास आके कहता है कि जी जो आपने मुझे कर्जा दिया था मैं वो आपको चुका दूंगा अगले 2 मंथ्स के अंदर अंदर। अब ये जो कर्जा था, क्या वो शख्स लीगली बाउंड था आपको देने के लिए? नो सर। नहीं था, टाइम बार्ड हो गया था, अदालत ने कहा बाहर में जाओ, भाग जाओ, मैं कुछ नहीं देने वाली आपको, तो लिहाजा ये काम करने के लिए वो लीगली बाउंड भी नहीं था। एंड नंबर 2, क्या इस कर्जे के बदले में कुछ और आपको मिल रहा है, या आप कुछ उसको करा रहे हो, करके दे रहे हो बदले में? नो सर। नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे कंसिडरेशन कोई नहीं है। ऑफरर कौन है यहाँ पे? वो बंदा जिसने कर्जा देना है वही आपको ऑफर करा रहा है कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा, आप बदले में उसे कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो लिहाजा कंसिडरेशन तो कोई नहीं है। तो लॉ कहता है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बार्ड टाइम डेट के ऊपर होगा, एक ऐसा एग्रीमेंट जो टाइम बार्ड डेट के ऊपर होगा, वो वैलिड होगा, लेकिन कब? अगर कुछ कंडीशन फुलफिल हो। सबसे पहले इट इज अ प्रॉमिस टू मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर और हिज एजेंट, कि भाई वो प्रॉमिस रिटर्न होना चाहिए और उस शख्स की तरफ से साइन होना चाहिए जिसने आपको पैसे देने हैं। डेटर से पैसे आपने लेने होते हैं या देने होते हैं डेटर को? अकाउंटिंग वाले हजरात सामने आ जरा। बिलाल, डेटर को पैसे देते हैं या लेते होते हैं? डेटर एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है? बहुत ही अच्छा जवाब, बहुत ही अच्छा जवाब। पर था क्या, मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे काइंडली? बेटा डेटर एसेट होता है, ये वो शख्स होता है जिससे आपने पैसे लेने हैं, तो लिहाजा जो शख्स आपको पैसे देने के प्रॉमिस कर रहा है उसकी तरफ से साइन भी होना चाहिए, उसके एजेंट की तरफ से साइन होना चाहिए, एंड इन राइटिंग में होना चाहिए, और ये टाइम बार डेट से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक हो गया, गुड हो गया। आपके माइक को क्या हुआ है? टाइम बार डेट की डेफिनेशन क्या है? अ टाइम बार डेट इज अ डेट व्हिच अ क्रेडिटर कैन नॉट इनफोर्स पेमेंट ऑफ ड्यू टू लॉ लिमिटेशन। के टाइम बार डेट एक ऐसा डेट होता है जिसको जो कर्जा देने वाला शख्स होता है वो अब उसको लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकता, मतलब उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। अच्छा जी, अगली एक्सेप्शन क्या है? कंप्लीटेड गिफ्ट्स। तो भैया क्या होता है कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो बदले में हमें कुछ इन रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं या मिलता है? है जी? ओके। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, अपने वालिद साहब को देते हैं, अपने बहन भाइयों को देते हैं, अम्मी अब्बू को देते हैं, दोस्तों को देते हैं, तो बदले में क्या इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा होता है, ये जस्ट हम खुद ही दे रहे होते हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन हम दे रहे होते हैं? शाबाश। तो हमें कोई इन रिटर्न नहीं मिल रहा होता, तो फिर क्या मतलब, गिफ्ट जो है वो वापस लिया जा सकता है किसी भी वक्त बाद में? तो लॉ कहता है कि अगर एक ऐसा गिफ्ट है, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट एक ऐसा कंप्लीटेड गिफ्ट, एक ऐसा गिफ्ट है जो कि आपकी तरफ से ऑफर कराया गया हो, जो कि डोनर होता है, और दूसरे बंदे की तरफ से जिसको दिया गया है, डोनी होता है, उसकी तरफ से एक्सेप्ट किया गया हो। तो एक ऐसा गिफ्ट जो आपकी तरफ से ऑफर कराया गया, अगले बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया, ये कंप्लीटेड गिफ्ट होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट जो होता है ये वैलिड एग्रीमेंट होता है। बाद में आपने ये नहीं कहना कि मेरे गिफ्ट वापस करो, वो आपको वापस नहीं मिलने वाले, वो जिसके हो गए वो उसी को चले गए। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये भी यस सर। शाबाश, हाँ अब आवाज ठीक हुई। इसी तरह अब तो ये 3 एक्सेप्शंस थी बेटा, ये 3 एक्सेप्शंस थी। क्या?
कि भाई कौन सा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सॉरी 4 एक्सेप्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, टाइम बार डेट एंड कंप्लीटेड गिफ्ट। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की केस में, वैलिड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आती हैं। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। एडिक्वेसी से मुराद रीजनेबलनेस, कि कंसिडरेशन जो है उसका रीजनेबल होना जरूरी है या वो अनरीजनेबल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मेरी 12 लाख की गाड़ी मैं आपको 2 लाख में सेल करना चाहता हूँ, तो भाई यहाँ पे कंसिडरेशन कोई एडिक्वेट नहीं है, कोई रीजनेबल नहीं है, मतलब ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। सेम इस तरह मैं अपनी 12 लाख की गाड़ी आपको 50 लाख में बेचना चाह रहा हूँ, आप मेरे से 50 लाख में खरीदना चाह रहे हो, तो यहाँ पे भी तो एडिक्वेट नहीं है कंसिडरेशन। तो लॉ कहता है कि देखो नॉर्मली एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन मैटर नहीं करता, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप जितनी मर्जी कंसिडरेशन रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक केस अदालत में चला जाएगा तब एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन मैटर करेगी। मिसाल के तौर पे मेरी 10 लाख की गाड़ी थी, मैंने आपको 2 लाख में सेल कर दी, कल को मैं अदालत में चला गया और कहा कि जनाब जी इसने मुझे जोर जबरदस्ती करके ये गाड़ी ली है। अगर मैं अदालत में ना जाता तो ये एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन बिल्कुल मैटर नहीं करती थी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता। लेकिन जब अदालत में चला गया तो अब अदालत जो है वो कंसिडरेशन की एडिक्वेसी देखेगी और पूछेगी उससे कि भाई ये 10 लाख की गाड़ी तुम्हें 2 लाख में कैसे दे दी इसने, वजह बताओ। तो लिहाजा जनरल रूल क्या है कि एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन मैटर नहीं करती, लेकिन बहरहाल जब केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इसको एज एविडेंस यूज करती है। तो लिहाजा किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एडिक्वेट कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, रीजनेबल कंसिडरेशन भी वैलिड ही रहेगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, तो हमने क्या पढ़ा बच्चे? हमने ये पढ़ा कि किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो होता है उसका लॉफुल या लीगल होना जरूरी है। ठीक है, पहले नंबर पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है एंड नंबर 2 पे उसका लॉफुल या लीगल होना जरूरी है। तो लिहाजा अगर कोई कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं होती, ठीक है, अगर कोई कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो इससे क्या मुराद है? वो कहता है कि एवरी एग्रीमेंट, कौन से कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होते हैं? वो कहता है एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर किसी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होता है अनलेस, किस वक्त अनलॉफुल हो जाता है? इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, कि अगर लॉ ने मना कर दिया है। मिसाल के तौर पे लॉ ने ड्रग्स की ट्रेड मना कर रखी है, इलीगल है, तो लिहाजा वो ना तो कंसिडरेशन हो सकती है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस तरह किसी ऐसी नेचर का है कि अगर उसको अलाउ कर दिया जाए, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट किसी ऐसी नेचर का है कि उसको अलाउ कर दिया जाए अगर, तो वो क्या करेगा? किसी दूसरी प्रोविजन को डिफीट कर देगा, कि लॉ की किसी दूसरी प्रोविजन को खतरा डाल देगा। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था कि जो इंसॉल्वेंट शख्स होता है वो किसी किस्म की प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ऐसी बात है? यस सर। अब हुआ ये कि कहीं पे जमीन की नीलामी हो रही थी, ऑक्शन चल रही थी, और ये शख्स जो है जो इंसॉल्वेंट था वो वहां पे जमीन परचेज करना चाहता है, तो क्या ये खुद जाके जमीन परचेज कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। ये इंसॉल्वेंट शख्स क्या करता है, ये किसी दूसरे बंदे को हायर करता है और उससे कहता है तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, जाके मेरे बिहाफ पे लैंड खरीद लो, जैसे ही मेरी इंसॉल्वेंसी खत्म होगी मैं तुमसे अपने नाम पे ट्रांसफर करा लूंगा। ऐसी बात है। अब अगर देखा जाए तो इसके दरमियान और इसके दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ना, इंसॉल्वेंट बंदे के दरमियान और एबी के। लेकिन अगर इसको हम इनवैलिड कर दें तो क्या ये लैंड इनडायरेक्टली ये नहीं परचेज कर रहा फिर उसके बिहाफ पे? तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको अलाउ करते हैं तो भैया ये वाली जो प्रोविजन है वो डिफीट हो जाती है। तो लिहाजा इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऐसी हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो भी अनलॉफुल होती है। अगर फ्रॉडुलेंट है, मतलब किसी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट
फ्रॉड है, आप दो लोग इकट्ठे होकर कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए, तो ये भी अनलॉफुल कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह अगर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट किसी की प्रॉपर्टी को या किसी को पर्सनली हार्म करने के लिए, आप किसी की सपारी देते हो किसी को, तो ये एक अनलॉफुल कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट होता है। या कोर्ट इसको इमोरल करार दे दे या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में करार दे दे, तो भैया क्या हुआ, कुछ केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट ने कहा हुआ है कि ये हैं या लॉफुल क्योंकि ये इमोरल हैं, ये गलत हैं। ठीक है, तो ये कौन से हैं ये भी हम इंशाल्लाह आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। तो लिहाजा ये 5 केसेस जो हैं ये अनलॉफुल कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, और कोई भी एग्रीमेंट जो है वो अनलॉफुल कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट्स के साथ वाइड होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? जी जी सर। सर। ओके। एंड वेयर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज पार्टली अनलॉफुल, कि देखो ये तो हम बात कर रहे थे कि पूरे की पूरी अगर ऑब्जेक्ट या कंसीडरेशन अनलॉफुल है, लेकिन अगर कहीं पे पार्टली लॉफुल है, मिसाल के तौर पे मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूँ, बदले में आप मुझे 10 लाख रुपए कैश और 2 लाख के बदले में कुछ 4 शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसीडरेशन जो है वो पार्टली अनलॉफुल है। तो लिहाजा वो कहते हैं एग्रीमेंट इज वाइड, एग्रीमेंट वाइड होगा इफ एनी पार्ट ऑफ सिंगल कंसीडरेशन फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, कि अगर कोई उसका पार्ट भी अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट जो है वो वाइड होगा। या इफ एनी वन और एनी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ सेवरल कंसीडरेशन फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, कि भाई मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूं, आप मुझे 2 कंसीडरेशन दे रहे हो, एक पैसे दे रहे हो, एक गुड्स दे रहे हो, गुड्स जो है वो इलीगल है, ऐसी बात है, तो भैया पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, मतलब एक से ज्यादा कंसीडरेशन है एक ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसी बात है। जी सर। तो लिहाजा ये सेकंड केस है, पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, क्यों, इलीगल है उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट। दूसरा केस ये है कि भाई मैं आपको 3-4 ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, बदले में आप मुझे, मिसाल के तौर पे मैं आपको गाड़ी भी दे रहा हूं, एक मेरी अपनी है, एक मेरी चोरी की गाड़ी है, बदले में आप मुझे कंसिडरेशन दे रहे हो, 10 लाख 12 लाख दे रहे हो, तो लिहाजा मेरे वाली गाड़ी तो लीगल है, दूसरी गाड़ी चोरी की है ना, ऐसी बात है। तो जी यहाँ सर। पे जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल हो गया, तो लिहाजा ये भी वाइड होगा। तो लिहाजा अगर कोई पार्ट भी इलीगल है तो भैया एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। चलें, गुड हो गया जी। तो ये हमारा चैप्टर 3 जो है वो एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है बच्चे, एक बार इसको आपने रिवाइज करना है एंड देन आप अपने टेस्ट्स की तैयारी स्टार्ट करें। नेक्स्ट वीक से हम अपनी क्लासेस इंशाल्लाह रिड्यूस कर लेंगे, हफ्ते में मे बी हम 3 क्लासेस रखें, लेकिन हम टेस्ट्स के ऊपर प्रॉपर फोकस करेंगे और पास पेपर की प्रैक्टिस के ऊपर फोकस रखेंगे। ठीक हो गया बच्चे? यस सर। ओके बेटा जी, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।